गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन और अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। उनकी जगह हमारे साथ वजाहत खान मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपको मैं आज ये बता दूं, सेनेट इंतखाबात के हवाले से नताइज सामने आ चुके हैं और 37 नशस्तें वजाहत जिन पर ये इंतखाब हुआ उस पर नताइज सामने आ गए। लेकिन सबसे बड़ा अपसेट यहाँ पर मिला कि जो जनरल नशस्त थी उस पर यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो चुके हैं और हफीज शेख जो हैं वो अब यकीनन मुनीज़ा ये बहुत बड़ा अपसेट है। और ख़ास तौर पे जितने भी हुकूमती हल्के थे, जितने भी तज्जियाकार थे और जितनी भी प्रिडिक्शंस आ रही थी वो यही कह रहे थे कि कुरा फाल जो है वो हफीज शेख साहब के जो है ना हक में निकलेगा। जब मंजरनामे पर आई, सामने आई, तो देखने वालों ने तो यही कहा कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इससे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं वजाहत के 169 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, उनको 9 वोट कम पड़े हैं। और हफीज शेख की अगर बात करें तो 164 वोट्स हासिल किए हैं, जबकि 16 वोट कम पड़े हैं, जिसमें 7 वोट जाया भी हुए हैं। और इसके सबसे अहम चीज मुनीज़ा, ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जब आपको याद है सादिक संजरानी का मामला था तब भी अक्सरियत किस तरह अकलियत में बदली थी और बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। इस दफ़ा वो हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आया है कि पहले तहरीक इंसाफ खुशियाँ मना रही थी सादिक संजरानी, और उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब के नारे लगे थे, एक जरदारी सब पर भारी। और इस दफा आज फिर एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगे। खुशियों की बात कर रहे हो तो मैं कहती हूँ क्यों ना हमारे साथ कायदे ऐवान बाला सेनेटर शहजाद वसीम साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है। उनसे खुशी की बात नहीं करनी, उनसे ताज़ियत करनी है, क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा अपसेट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो ताज़ियत की बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ ताज़ियत तो इस मुल्क में जमहूरियत के कत्लेआम पर करनी चाहिए। ताज़ियत इस मुल्क में पैसे की सियासत की एक छोटी सी एक और कामयाबी पर करनी चाहिए। और जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अपने तमाम सीटें बाकी तमाम सूबों में जीती हैं और ख़ुद फेडरल कैपिटल के अंदर भी हमारी खातून मेंबर जो हैं वो 174 वोट लेकर कामयाब हुई। जहाँ तक गिलानी साहब की सीट का ताल्लुक है तो ये तो खदशात हम इसका पहले से भी इजहार कर चुके थे, और ना सिर्फ ये खदशात थे बल्कि सबूतों की सूरत में वो वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त एक सवालिया निशान बनकर खड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाए। अच्छा शहजाद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन शहजाद साहब, सवाल ये है कि वाकिफाने हाल ये कहते हैं कि तब्दीली को बदलते हुए एक सियासी मंजरनामे का सामना है। यानी अगर ये कहा जाए कि तब्दीली जो है उसको अब एक तब्दीली का सामना है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, तब्दीली का जो अमल है उसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा। इमरान खान एक अलम बुलंद करके निकले कि वो इस मुल्क में स्टेटस को ख़त्म करेंगे और उन्होंने इसमें बड़ी कामयाबियां भी हासिल की। और इस मुल्क में जो सियासत में अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है और जो पैसे की सियासत रची बसी हुई है उसके खिलाफ वो खड़े हुए होंगे। आप देखें कि कल उन्होंने, जबकि कोई कानूनी कोई आईनी उनके ऊपर ये कदगन नहीं थी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा कि मैं इस ऐवान से एक मरतबा फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके लिए भी एक चैलेंज है जो कि पर्दे के पीछे छुपकर अपने हल्के के अवाम के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन उनके लिए मौका होगा कि वो जब खुले आम उस दिन मैदान में आए और अपनी वफादारियों को साबित करें। शहजाद साहब, लेकिन आप नहीं समझते थे ये बहुत बड़ा अलमिया है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, जब भी सेनेट इंतखाबात होते हैं वोटों की मंडियां लगती हैं और बिल्कुल माल मवेशियों की तरह जो सेनेटर्स हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो अपने आप को पेश करते हैं। आप नहीं समझते कि क्या दुनिया को हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं? ये हमारे अरकान असम्बली हैं जिनको लोग मुंतखब करते हैं, जो हमारे सर का ताज होते हैं, उनको वोटों से मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया से आबाब है हमारी तारीख का, जो हमेशा से होता आया है। देखिए, अलमिया जब होता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं।
एक तो यह है कि आप उस पर बैठकर नोहागरी करें, और दूसरा यह है कि वो आप मैदान अमल में निकलें। तरीके इंसाफ इमरान खान की क़यादत में तरीके इंसाफ के सफाई, तरीके इंसाफ के मेंबरान, तरीके इंसाफ के कारकुन इस अलमिया को बजाय नोहागरी करने के मैदान अमल में निकले हुए हैं कि वो स्टेटस को चेंज करेंगे। देखें, लूजिंग अ बैटल डज नॉट मीन लूजिंग अ वॉर। We may have lost a battle, but we are winning the war. We are winning the war against corruption and the corrupt practices. मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इनकी दो अमली और इनके डबल स्टैंडर्ड्स और इनके दो चेहरों की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये वादा करते हैं कौम के साथ, वादा करते हैं कि जनाब हम सेनेट के इलेक्शन को साफ शफाफ करने के लिए ओपन बैलेट करेंगे। 18वीं तरमीम में अपने वादे से मुकर जाते हैं। सेनेट में कमेटी ऑफ द होल, जिसमें इन सब की अक्सरियत है, जिसमें रजा रबानी चेयरमैन है, जिसमें रजा जफरुल हक लीडर ऑफ द हाउस थे, इत्तेजाज हसन लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उसमें वो कमेटी ऑफ द होल ये फैसला करती है कि सेनेट के इलेक्शन आइडेंटिफाइबल होगा, सेनेट के इलेक्शन में वोट देखा जाएगा, मगर एक मरतबा फिर उससे ये भाग जाते हैं। इसी तरह हुकूमत ने अपने तय हर कोशिश की, वो आईनी तरमीम का बिल लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, और सबसे बड़ी बात यह कि वो पाकिस्तान के आला तरीन जो एक फोरम है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आइन की बेहतरीन तशरीह करने का बेहतरीन फोरम है, उनके पास गए। और सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें वर्डिक्ट था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, मायनी खेज है, वो बहुत ही अहम है। और ना सिर्फ वर्डिक्ट बल्कि वहाँ पर जो डिबेट हुई वो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली इत्तेहादी सियासत के ऊपर गहरे असरात मुरतब करेगी। मगर ये तभी मुमकिन होगा कि जब मुतल्लिका अदारे अपना रोल प्ले करेंगे, खुसूसन इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इस बात को कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वोट को आइडेंटिफाइबल बनाया जाए। आपने जो सवाल किया, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपसे राब्ता कीजिए। अभी जिस तरह वसीम शहजाद साहब ने ये बात की है कि वाकई में ये एक अलमिया है हमारे वो अरकान असेंबली जिनको हम लाखों वोट देकर अपने हलकों से इसलिए भेजते हैं ताकि वो लेजिस्लेशन करें, हमारे लिए कानून साजी करें, अवामी मसाइल की बात करें। लेकिन यहाँ पर तो पहले नोट लगाकर जगह ली जाती है और फिर जगह पर आकर नोट बनाए जाते हैं और फिर अगली दफा जगह पर आने के लिए इतने नोट जमा कर लिए जाते हैं कि फिर इस तरह के मामला हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन हम इसमें वजह ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन शायद उसके लिए एक वक्त जो था ना वो कम पड़ गया था। अगर ज्यादा वक्त होता तो शायद मजीद इसमें चेंजेस कर ली जाती, इसको ठीक कर लिया जाता ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसे यकीनी बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करवा सके, इलेक्शन को शफाफ बना ले। लेकिन मुनीज़े मसला यहाँ पर ये है ना कि दो चीजें आती हैं। अगर आप बिल्कुल टोटल सीक्रेट बैलेटिंग करते हैं तो फिर मंडियां लगती हैं, पैसों की रेल पेल होती है, अरकान असेंबली खरीदो फरोख्त होती है उनकी। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप ओपन बैलेटिंग करते हैं तो फिर इससे ये चीज होती है कि आपका जो इख्तलाफ राय है, जो जमहूरियत का हुस्न है, वो मुतासिर होता है। मेन चीज ऐसी करने की जरूरत है हमें कि दोनों तरफ से ना तो इख्तलाफ राय को कोई कदगन पहुंचे और दूसरी जानिब पैसे की जो रेल पेल है, ये पैसों का ये जो खरीदो फरोख्त होती है, अरकान की मंडियां लगती हैं, इनको भी जो है रुकना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस पर एक वक्त दरकार है। 11th आवर पे तो इतनी चीजें नहीं हो सकती थी, लेकिन ये हमारी चीज तारीख का एक बहुत स्याह बाब है मुनीज़े कि जब भी सेनेट इलेक्शंस होते हैं अरकान हमारे बिकते नजर आते हैं, वीडियो सामने आती हैं, स्कैंडल सामने आते हैं और यकीनन सर पूरी कौम के शर्म से झुकते हैं कि ये हैं वो अरकान जिनको हम अपने सर का ताज समझते हैं। लेकिन ये तो चलो एक अलमिया है, इससे कहीं पर झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि वो जाएंगे कौमी असेंबली और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। देखेंगे कि कौन कौन अब इमरान खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं। इसी पर शहजाद वसीम साहब से राब्ता बहाल हो गया है। शहजाद साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला किया और कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे, ये बात सामने आ चुकी है। देखिए, इमरान खान जो है वो मद्दे मैदान, वो जो है वो इज नोन फॉर मेकिंग बिग एंड बोल्ड डिसीजन। उन्होंने एक आला सियासत में आला अखलाकी मेयार को कायम किया, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई आईनी कदर नहीं, इसी ऐवान में 174 वोट जो है वो PTI के इमरान खान के कैंडिडेट को भी पड़े, मगर उन्होंने ये फैसला किया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अब देखना यह है कि कौन इमरान खान के साथ खड़ा होता है और दिन की रोशनी में। और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये जो हम
जंग कर रहे थे ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट की, वो इसीलिए कि कौम को पता चले कि वो कौन ज़मीर फरोश है जो कि वोट किसी के नाम पर लेते हैं और वोट पैसे लेकर किसी और को देते हैं। पीटीआई ने ये भी रवायत कायम की, इमरान खान ने ये भी रवायत कायम की कि जब के बिल्कुल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वजाहत आवाज़ में कुछ मसले की वजह से हम उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। बात वहीं आ गई कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की अगर बात करें तो फौजिया साहिबा ने भी तो वोट हासिल किए हैं, और दूसरी जानब अगर हफीज़ शेख नहीं वोट हासिल कर पाए तो इमरान खान ने कह दिया है कि वो ये भी एक जाएंगे सवाल है कि कांग्रेस अब तहरीक इंसाफ अपने उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई क्या करती है जिन लोगों ने वोट 16 वोट कम पड़े हैं मुनीज़े, और लेकिन गलत वोट डाले, मतलब आप रिजेक्शन की तरफ आ गए, ये किस तरह कर सकते हैं? मतलब ये जो एक वोट सवालिया डिस्कार्ड निशान है, हुए और अब ये पीटीआई के लिए भी एक इम्तिहान है कि वो अरकान जिन्होंने इसे ये वोट वजाहत हम ये कह लें अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। ऐसा ही है, और तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है मुनीज़े बहुत बड़ा कि वो इन अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है जिन्होंने वोट और जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं। इनको पहले ट्रेनिंग दिलवाई जाए, इनको पहले ट्रेनिंग दिलवाई गई थी इससे पहले। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई थी कि वोट किस तरह कास्ट करना है और आपका वोट किस तरह जो है जाया हो सकता है। उसके बावजूद शहरयार अफरीदी साहब, वजाहत मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स आप पर चले गए हैं, ये वीक स्टूडेंट्स हैं जो बार बार क्लास में जाते हैं और उनके टीचर री एग्जाम देते हैं, री एग्जाम। मेरी बात सुनिए, वो चीज़ अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स नालायक होते हैं, लेकिन देखो ये नालायकी और लायकी की बात नहीं है। अरकान असेंबली हैं, पढ़े लिखे हैं, पहली दफा सेनेट का वोट यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है, वोट्स डिस्कार्ड हो गए हैं। क्या ख्याल है? और उसके अलावा ये भी चीज़ है, अब देखना ये है मुनीज़े, जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई। अब पीटीआई जो कि इस चीज़ का क्लेम करती है कि हम कार्रवाई करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा प्रीवियस जो सेनेट इलेक्शंस हुए थे, 20 एमपीएस को पीटीआई ने फारिग किया था जिन्होंने वोट जो है अपने बेचे थे, जिनके मामला भी सामने आ गए थे, कार्रवाई की आए थे। और ये बहुत बड़ी चीज थी, मतलब तहरीक इंसाफ ने खुद एहतसाबी की एक अच्छी मिसाल कायम की थी कि उनके खिलाफ इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई की थी, और माजी में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जिन अरकान ने वोट नहीं डाले हैं, जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं, या जिन्होंने इनको हफीज शेख साहब को वोट कास्ट नहीं किया, अब देखना ये कि पीटीआई का भी इम्तिहान है, वो इसमें कितनी सुरखरू होती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। और यकीनन जब तक ऐसी कार्रवाइयां नहीं होंगी, उन अरकान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक हॉर्स ट्रेडिंग का ये जो मामला है ना, इसका रुकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं फौजिया अरशद 174 वोट लेकर सामने आई हैं, ये भी एक बड़ी कामयाबी है जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि इतने वोट मार्जिन से वो सामने आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो बात सामने आई है वजाहत वो ये है कि उनको भी 6 वोट कम पड़े हैं, और नून लीग की जो फरजाना कौसर हैं उन्होंने 161 वोट लिए हैं और वो कामयाब नहीं ठहरी। बिल्कुल, और देखें 6 वोट कम पड़ने का मतलब क्या है कि इनके अपने अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। अब ये भी एक सवाल है कि क्यों वोट कास्ट नहीं किया, क्या वो उनसे मुतमईन नहीं थे, हफीज शेख साहब उनको पसंद नहीं थे, या फिर वही बात जो पीटीआई कहती आ रही है कि पैसे की रेल पेल हुई, पैसे की वजह से जो है हमारे अरकान असेंबली को खरीदा गया। लेकिन जो भी थे तो आपके ही अरकान असेंबली ना जिनको खरीदा गया, उन पर कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब तहरीक इंसाफ आगे करती क्या है। अब ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है इमरान खान साहब ने। आपने बड़ी बात कर दी है कि अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसी पर बात करेंगे वजाहत जब हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद होंगे, ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट। तो अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और इस पर एक जो है मौसर किस्म की राय लेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और खान साहब ने अब जो करना है वो तो वो वाजे कर चुके हैं। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। और सेनेट इंतखाबात की बात जारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी हिफाजत का दायरा कार बढ़ाना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है, डिटॉल हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। वजाहत रऊफ साहब वैसे होते हैं, आज चले आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। आई नो आप हाथ नहीं धोते, आई नो आप हाथ नहीं धोते, आप हाथ बहुत मिलाते हैं, लेकिन चलें। नहीं, जब भी आपसे हाथ मिलाता हूँ मैं लाजमी धोता हूँ, मैं ये बात नहीं है, मैं धोने पड़ते हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि डिटॉल हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से 99 पॉइंट जर्म्स को आप बाय बाय कर देते हैं। अच्छा
हाथ तो सैनिटाइज हमने कर लिया, अब करते हैं वजाहत कुछ काम की बात। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ बहुत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मजहर अब्बास साहब, जो कल मामला देखने में आया, आप क्या समझते हैं अखलाकी फतह कितनी है इसमें पीटीआई को, ओपोजिशन की खास तौर पे जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है पीटीआई को इससे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आप सैनिटाइज करने की, हाथ सैनिटाइज करने की बात कर रहे थे। कल आपने देखा कि सब माशाल्लाह सब एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे थे जैसे कोविड खत्म हो गया। बिल्कुल। असेंबली के अंदर तो हाँ। जो पॉलिटिकल कोविड है वो पूरी तरीके से मौजूद है। मजहर साहब, मैं आपकी बात में ये ऐड कर दूं, अभी तो उन्होंने वहां पर गले मिले हैं, जब उससे पहले जब सेटलमेंट हो रही थी तब कितने गले मिले होंगे, तब कितनी जफ्फियां डाली होंगी, तब कितने हाथ मिलाए होंगे। वो तो मंजर आम पर ही नहीं है। हाँ, वो तो मंजर आम पे नहीं है। तो वो हमारी माशाल्लाह हमारी लीडरशिप जो कोविड से कितना लोगों को अलर्ट कर रही है उसका हमें अंदाजा हो गया। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, इमरान खान साहब को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि ट्रेडिंग हुई है, लोग बिक गए हैं, लोगों को खरीदा गया है। उनको बहुत ज्यादा सोल सर्चिंग की जरूरत है। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अलायंस के अंदर भी वो डिस्कम्फर्ट पूरी तरीके से पाया जाता था, और ये रिफ्लेक्ट करता है सारा का सारा जो रिजल्ट आया। तो मेरा ख्याल है सिर्फ इस चीज के लिए ये काफी नहीं है ये कह देना। और अच्छा हुआ इमरान खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया है कि एक मार्च का वोट लेने का, क्योंकि उससे आपकी पार्टी के अंदर जो एक डीमोरलाइजेशन आई है उनके अंदर, वो यकीनन उससे उनको हेल्प मिलेगी लोगों को बूस्ट करने में। तो ये मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हफीज शेख साहब की शिकस्त है, वो उसको इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि क्या हफीज शेख एक बेहतर उम्मीदवार थे, पार्टी के अंदर उनके बारे में क्या राय पाई जाती थी, और उससे उनको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि इमरान खान पिछले एक हफ्ते में जितने एमएनएज और एमपीए से पार्टी के मिले हैं पिछले 2.5 साल में नहीं मिले। ऐसा ही। तो ये सारी चीजें वो होती हैं जो फिर ऐसे मौके पे आके हर्ट करती हैं। दुरुस्त। मजहर साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह भी मौजूद है, और हरमीत को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हरमीत इस्लामाबाद से मौजूद है, लेकिन हरमीत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन मजहर साहब, यहाँ पर सर मेरा आपसे ये सवाल है, आप क्या समझते हैं कल का जो ये सरप्राइज दिया है जरदारी साहब ने? जी हेलो, मैं हरमीत आप साथ ही मौजूद रहे। मजहर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने भी कहा, आवाज आ रही है मजहर साहब आप तक? हेलो हरमीत, आपकी आवाज़ मजहर साहब तक नहीं जा पा रही है। मैं मजहर साहब आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने तो ये फैसला कर लिया है कि अब वो एतमाद का वोट लेंगे, तो क्या ख्याल है, क्या एतमाद दोबारा से बहाल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान या जो कौमी असम्बली मेंबरान मौजूद हैं? सेविंग के लिए किया गया है पीटीआई की जानिब से। देखिए, फैसला उनका सियासी है, दिलेराना फैसला है, और गालबन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो वुमेन सीट के 174 मिले हैं फौजिया अरशद को, ये उनके एतमाद के लिए ज़्यादा वो है कि इमरान खान को यकीन है कि उन्हें एतमाद का वोट मिल जाएगा। लेकिन इसके ये माने नहीं होंगे कि जो हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई है उसकी महज वजह यह है कि कुछ लोगों को, जो कहा जाता है कुछ लोगों को खरीदा गया है, पैसे दिए गए हैं। उसकी वजह पार्टी के अंदर गैर मुंतखब लोगों के बारे में रिजेंटमेंट रही है और वो बरमला रही है। खुद फेडरल मिनिस्टर्स बहुत से ऐसे हैं जो इस पर उनसे एतराज करते रहे हैं। फिर पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर आपको पता है कि कराची के 7 MNAs ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था और वो बारहा इस बात पे शिकायत करते थे कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती। ये सारी चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है इमरान खान साहब को। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि जी पैसा चल गया और पैसे चलने की वजह से जो है वो इन्होंने MNA खरीद लिए। जो पैसा देने वाला है वो तो बोली लगाता है, लेकिन जो बिकने वाला है उस पर भी जरा गौर करना चाहिए कि वो बिका क्यों है। लेकिन मजहर साहब, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई जो है हफीज शेख साहब की जगह किसी और तगड़े उम्मीदवार को मुंतखब करती इस नशिस्त के लिए,
फैसला कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, या आप समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई जिस तरह कह रही है कि सिर्फ पैसे की ही रेलपेल ही वाहिद फैक्टर थी जिसकी वजह से उनको वोट नहीं पड़े, या कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा होता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? आप देख लेना फौजी अरशद को 174 वोट कैसे पड़ गए। उनको क्यों नहीं, अगर सिर्फ खरीदारी की बात थी तो फौजिया अरशद के मामले में ये क्यों नहीं हुआ? तो ये सिर्फ ये कहना काफी नहीं हो। हमारी सियासत में पैसा चलता है, इसमें कोई दो नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चलता। उसने ये चीज बहुत वाज़ेह तौर पे थी कि हफीज चीफ साहब के बारे में पार्टी के अंदर राय बहुत अच्छी नहीं थी। और सिर्फ हफीज चीफ ही नहीं, जो दीगर गैर मुंतखब लोग इस वक्त भी एडवाइजर्स हैं, उनके बारे में भी पार्टी के अंदर कोई बहुत अच्छी राय नहीं पाई जाती। और उसकी कई मरतबा निशानदेही फवाद चौधरी साहब ने खुद की थी। पार्टी में जो है गैर मुंतखब लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और उसका नतीजा ये है मुंतखब लोग क्योंकि इलाकों में रहते हैं अपने अपने, तो उन्हें वो रिजल्टमेंट फेस करनी पड़ती है। अच्छा मजहर साहब क्या कहेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें क्या किरदार अदा किया हो सकता है, क्या उनका भी कोई रोल होगा? एक जरदारी सब पे भारी। जी बिल्कुल उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए जरदारी साहब ने जब रजा गिलानी साहब को पिक किया, यूसुफ रजा गिलानी उनके स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे, और उन्होंने बाकी किसी जगह पे कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एक सीट पर तवज्जो दी और उसमें वो कामयाब रहे। तो वो जो है उससे उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया वो ये कि पूरी पीडीएम की मूवमेंट जो तकरीबन बैठती जा रही थी उसको एक बूस्ट मिल गया गिलानी साहब के जीतने से, और एन मुमकिन है कि अब शायद लॉन्ग मार्च जो है वो आगे बढ़ जाए। सही, क्योंकि अब एतमाद के वोट वाली बात आ गई है। अब एतमाद के वोट में इमरान खान 172 तो उनको जरूरी चाहिए होंगे। एतमाद के लिए आपको ये चाहिए होते हैं। अगर 172 उन्हें नहीं मिले फिर जाहिर है फिर तो इमरान खान को नए इंतखाबात कॉल करने पड़ेंगे। अब ये कि सदर उनसे कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, ये सबसे पहली बात है कि सदर को कहना पड़ेगा कि आप एतमाद का वोट लें। और दूसरी बात ये कि अब पीडीएम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर इमरान खान एतमाद का वोट ले लेते हैं और 172 से ज्यादा उनको मिल जाते हैं, जो मेरा ख्याल है कि उन्हें मिल जाने चाहिए, क्योंकि उसके अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो ये पूरी पीटीआई की बड़ी शिकस्त होगी। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब अपनी पूरी पॉलिटिक्स और पॉलिसी जो उन्होंने 2.5 साल में रखी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। मजहर साहब एक सवाल और पैदा हो रहा है, वो ये कि अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से ले पाते हैं और कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, तो फिर क्या जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उसमें क्या कोई मुआवनत हो सकती है, कहीं पर कोई चीज़ हुकूमत के हक में जा सकती है? हाँ देखिए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो वैसे ही खुफिया होगा। तो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर ये परेशानी जरूर है कि अगर वो गिलानी साहब ने सेनेट की सीट ले ली है तो चेयरमैन सेनेट की सीट दी जा सकती है। और वैसे भी बहुत वाज़ेह तौर पे जो इस वक्त ब्रेकअप है उसमें तो अपोजिशन वैसे ही अपर हैंड है अपोजिशन का। उनके पास 53 हैं और इनके पास 47 है। तो वैसे ही पीडीएम को एक एज हासिल है, तो उन्हें ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट बात ये होगी है कि इमरान खान साहब कब एतमाद का वोट लेते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब एक पॉलिटिकल सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है, और वो जाहिर है किसी भी तरीके से हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा होने का खदशा मौजूद है कि अगर कुछ सेटबैक अब हुआ तो वो मेरा ख्याल है वो फिर गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल और मुश्किल। ठीक, लेकिन मजहर साहब जिस तरह सेनेट की अगर बात करें तो अपोजिशन की जो अददी अक्सरियत है, अपोजिशन को बरतरी है हुकूमत पर, आप समझते हैं इससे कोई अपसेट हो सकता है? और अगर अपसेट होता है तो फिर इस हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अपसेट तो अब पीडीएम को हो सकता है कि अगर चेयरमैन सेनेट जो है, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ था कि 64 थे ऑपोजिशन के, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं हुए थे।
तो अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अगर ऑपोजिशन जीत जाती है तो वो दरअसल उसका बदला होगा जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ। ठीक। लेकिन अगर पीटीआई जो है अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने में कामयाब होती है तो जाहिर है जो अपसेट इस वक्त हफीज शेख साहब को हुआ वो अपसेट उस वक्त गिलानी साहब को हो सकता है जो मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं पीडीएम के चेयरमैन सेनेट के। अच्छा मजहर साहब, दो बातें हैं। एक तो जो वोट्स डिस्कार्ड हुए उस पर तो मेरे दिल में ये बात आती है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। किस तरह वोट आपने डिस्कार्ड करवा दिए, क्या तरीकाकार नहीं समझ आ रहा था? और दूसरी बात ये कि जो वीडियो स्कैंडल सामने आए हैं, इलेक्शन कमीशन अब उसको कैसे टेकअप करेगी? देखिए वो तो पहले आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जाहिर है जो अली हैदर गिलानी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात तो तय है कि ऐसी मीटिंग हुई थी, बिल्कुल उन्होंने खुद ही एतराफ किया है। अब वो जो जितने 4, 5, 6 MNA हैं जिनसे बकौल जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनसे उन्हें वो बता रहे हैं, पहली बात ये कि क्या पीटीआई इस वक्त वो अफोर्ड कर सकती है कि उन MNAs के खिलाफ कार्रवाई करे कि ऑलरेडी उनके वो प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर इखलाकी तौर पे खुद पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि सिर्फ रिश्वत देने वाला ही मुजरिम नहीं होता, रिश्वत लेने वाला भी होता है। बिल्कुल, कहते हैं कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। लेकिन मुनीज़ यहाँ बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मजहर साहब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है अब जिन अरकान ने वोट जिनका गलत कास्ट किया, मतलब ये मंझे हुए सियासतदान हैं, शहरयार अफरीदी साहब की बात करें, आप समझते हैं ये सिर्फ अनइंटेंशनली वोट गलत कास्ट हुआ या फिर ये भी इसके अंदर भी कोई एक साजिश थी या इसके अंदर भी कुछ था मामला गड़बड़ के वोट ज़ाया होगा और इसका फ़ायदा पीडीएम को होगा, अपोजिशन को होगा? इस पर खान साहब कोई कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं आपको या फ्यूचर में ऐसा कोई एक्शन लेंगे वो इन पे? देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जब उन्होंने 20 MPs को फारिग किया था तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो अफोर्ड कर सकते थे। हाँ, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने MNAs के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करें इस स्टेज पर। वो जो MNAs हैं तो उस वक्त इसी तरह अगर आप देखेंगे इमरान खान का जो बयान आया है वो यही कह रहे हैं कि देखते हैं इससे मेरे खिलाफ बात करनी है तो जरा खुलकर बात करें। वो गुस्सा जो है उन MNAs पे जरूर निकाल रहे हैं। जो MNAs उन्हें पता है कि उन्होंने इंटेंशनली जो है वो अपने वोट रिजेक्ट करवाए हैं। लेकिन अगर वो उन लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा रखते हैं तो फिर इमरान खान साहब खुद इखलाकी पोजीशन पे कहाँ खड़े होंगे कि जहाँ वो अपोजिशन को वो कर रहे हैं। और इसीलिए अभी आपने शेर कहा था तो उसके जवाब में जॉन एलिया का एक शेर है कि कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, बिल्कुल कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। वाह वाह, क्या बात है, और इसी खूबसूरत बात पर मजहर साहब आपका शुक्रिया अदा है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और दीगर मौज़ूआत पर करनी है बात, तो देखते रहिए पब्लिक। खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर होती हैं। हमारे साथ डेली डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो हमें यही कहते हैं कि अगर आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, वजाहत अगर चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, दिन अच्छा रहे, दोपहर अच्छी रहे, शाम रात अच्छी रहे, तो उसके लिए डेफिनेटली हमारी सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? अच्छा होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे सेहत आपकी अच्छी रहे। वरना अमूमन आपको पता है आजकल फास्ट फूड का टाइम है और उसका दौर है, तो आप चीज़ें ऐसी खाते हैं जो बज़ाहिर तो बड़ी चटपटी सी होती हैं लेकिन वो आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारी पब्लिक को भी पता चले। ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल ये चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं। और हम लोग आजकल देखते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बड़े शौक से खिला रहे होते हैं और मेहमानों के आगे पेश की जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता ये नुकसानदेह है। अच्छा, तो देखा जाए ना वजाहत, तो जो माएँ सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार करके भेजती हैं ना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या उनके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, तो फ्राइड आइटम्स बनाना, वक्त को बचाना, वो लंच बॉक्सेस में डालकर, टिफ़िन में डालकर उनको भेज देती हैं।
लेकिन ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब आप देखो लंच बॉक्स, बच्चे, आपको याद होगा जब आप बचपन में स्कूल जाते होगे, कभी लंच बॉक्स खोला होगा तो उसमें से एक मैं अजीब सिर्फ सी, अपना नहीं खोलता था, बाकी बच्चों का भी खोलता था, और इस चीज में मेरे जो क्लास फेलोज थे वो बड़े तंग थे मेरे से। अच्छा, हाँ कि जी। ये हमारा लंच भी खा जाता है। लेकिन चलें, जो फैमिलीज हमें देख रही हैं इस वक्त, जो माएँ हमें देख रही हैं, उन्हें हम यही सजेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को हेल्दी नाश्ता दिया करें, उन्हें फ्रूट्स दिया करें, उन्हें ड्राई फ्रूट्स दिया करें, सुबह जब घर से निकलें तो उन्हें दूध दिया करें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर ली है तो मैं आपको बताती हूँ वजाहत, एक बेर होता है, बेर खाया आपने? हाँ, बेर खाया है। और उसके मुख्तलिफ ऊपर बेर एक मौसमी फल है और उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और रंगों के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं वजह तो उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग जिनको इंसोम्निया है या स्लीप डिसऑर्डर है उनके लिए बहुत बेहतर है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखता है, और अगर ये कहा जाए कि ये गरीब का सेब है तो ये भी गलत ना होगा। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग अपने घरों में भी इसका दरख्त लगाते हैं, और मुझे वो छोटी सी 2 लाइनें पंजाबी गाने उसके अंदर बेर का जिक्र है कि हली तिकर मैनू बेरी वाला घर याद है, बेरी दे मुंह दे बेरी दा मुंह दे सवाल, इस तरह का बड़ा मजेदार सा वो गाना था। मुझे पंजाबी तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो इस पे गाने भी बने हुए हैं और ये बड़ा मजे का फल है और गरीबों की सौगात भी है। वजाहत है जो पब्लिक में बता दूं, वजाहत को गाना नहीं याद, हम पहले चल के बेर का पैकेज देखते हैं। बेर की ज्यादातर पैदावार जनूबी एशिया में ही होती है और इसका मुनफरद खट्टा मीठा जायका और मुख्तलिफ रंग होते हैं। बेर की गुठली आमतौर पर खाने के बाद फेंक दी जाती है, लेकिन कुदरत ने इस बज़ाहिर फालतू चीज में बड़ी खूबियां रखी हैं। ये गुठली पीस कर टूटी हुई हड्डी के मकाम पर लगाने से हड्डी जुड़ जाती है। इसकी गुठली उजलाती चोट यानी गोश्त को मुतासिर करने वाली चोट और मोच में फायदेमंद होती है। बेर को बाज लोग गरीब का सेब कहते हैं, जो कुछ ज्यादा गलत नहीं, क्योंकि ये निस्बतन सस्ता और हर दिल अजीज फल है। बाज लोगों को ये सेब से ज्यादा लजीज मालूम होता है। बेर की आमतौर पर 3 अक़साम बयान की जाती है: पैवंदी बेर, तुखमी बेर और जंगली बेर। पैवंदी बेर को स्यू बेरी भी कहा जाता है। ये बेर बड़े और खुश जायका होते हैं। ये ऊपर से सब्ज होते हैं और इसके साथ साथ ये फल सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। बेर को रिवायती चीनी अद्वियात में नींद के मसाइल जैसे बेख्वाबी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेर दिमाग और असाबी निजाम को सुकून पहुंचाने वाला फल है। ये फल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है। ये खून की शरियानों को सुकून पहुंचाता है, जिसके नतीजे में खून की रवानी हमवार और ब्लड प्रेशर मुस्तहकम रहता है। बेर का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। लंबे, मजबूत और चमकीले बालों के लिए बेर के पत्तों को पानी में अच्छी तरह जोश देकर इस पानी से बाल धोएं तो बाल लंबे, मजबूत और चमकीले हो जाते हैं और सर की खुश्की जाती रहती है। तो जनाब, बेर के 3 इकसाम हैं और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हो चुका हो तो इसकी गुठली को जो है उसको पीस कर, मतलब तब में इस्तेमाल करते हुए उसको हड्डी पे लगाया जाए तो वो हड्डियां जो हैं वो दोबारा से ठीक हो जाती हैं। हरमीत ने हमें ज्वाइन कर लिया, हरमीत से पूछते हैं कि हरमीत बेर खाता है या नहीं। हरमीत, वैसे मुनीज़े सच बताऊं तो बेर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और फिर जब ये बात आई कि बालों के हवाले से, तो जाहिर बात है आप हमेशा खुश्की और इसके डैंड्रफ के हवाले से आप बड़ा गिला शिकवा करती है बट से, तो मेरे ख्याल में आप इस बार ना बेर जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे वजाहत वो स्टूडियो से जैसे बाहर आप निकलते हैं ना तो वहाँ पे रेडी वाले खड़े होते हैं, तो इसके लिए बेर जरूर मंगवाइएगा। नहीं, मैं तो मंगवाऊंगा। अच्छा हरमीत, आप बताइएगा लास्ट टाइम आपने बेर कब खाए थे, क्योंकि अक्सर आप फल कम ही खाते हैं, फास्ट फूड के ज्यादा आप दिलदादा हैं। याद है लास्ट टाइम कब मैं पाजी फास्ट फूड तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ बेर मेरे पास ना मेरे साथ जब भी आता है, जब भी लाहौर आता है बेर मैंने खाए हैं और वैसे भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सीजन है आजकल का, तो जब थोड़े से हल्के फुल्के पके बेर हो तो फिर उसका स्वाद ही निराला होता है। और बात की फास्ट फूड के हवाले से, तो ये मुनीज़े की ख्वाहिश होती है, जब भी मैं लाहौर आता हूँ तो फिर कहती है कि भाई चलते हैं, निकलते हैं, तो वजाहत जाहिर बात है कि आप हमारे साथ होते हैं। और अच्छी बात है, जितनी बेर की मैंने अफादियत सुनी है, हमारे नाजरीन ने भी बेर की अफादियत जो है सुनी होगी, हमें भी इससे पहले इतना आइडिया नहीं था। यकीनन जो है अब हम सबका फर्ज है बेर खाएं, और फर्ज हो गया। हाँ जी, इतना अच्छा जितनी इसकी अफादियत बताई है, हाँ खाना चाहिए, लाजमी खाना चाहिए। अच्छा देखें, फर्ज करें कि आप बेर खाएं, ठीक है, जब आप दोनों आएंगे मैं आपको हकीकत में बेर खिला दूंगी। अभी मैं आपको ये बता दूं, पिंडी खेप में चटपटे समोसे, चने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और बड़ी तादाद में उसके स्टॉल पर मौजूद रहते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, और इनफैक्ट वो उसके बाद उसको कहते हैं तरी,
वो भी देता है, बाउल में सर्व करता है। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है। हरमीत आप तो, लेकिन मैं नाजरीन को पिंडी खेप के चने समोसे पहले चल के दिखा देते हैं। सुबह सुबह मुंह में पानी है। जिस तरह लाहौर के सिरी पाए को पसंद किया जाता है, इसी तरह पिंडी घेप की सौगात चने समोसे भी लज्जत के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। मजेदार मसालों से तैयार होने वाले चने समोसों की मुताबिक दुकानों पर हर वक्त रश रहता है। चने समोसे खाने के बाद आपको मजेदार चनों का गर्मा गर्म सूप भी पेश किया जाता है, जिसे मुकामी जबान में तरी कहा जाता है। पिंडी छोले समोसे इंतहाई लजीज और मज़ेदार हैं। हम सुबह का नाश्ता भी तकरीबन इनसे ही करते हैं। ये ऐसे मशहूर हैं जैसे मुल्तान का सोन हलवा और लाहौर के वो सिरी पाए मशहूर हैं, इस तरह ये छोले भी अपने मिसालों और जायकों की वजह से बहुत मशहूर है। इनका अंदाज़ा यूँ आप लगा लेंगे, पिंडी घेप में ये तकरीबन 200-250 मीटर की रोड पे ये तकरीबन 40 से 45 दुकानें हैं। शहरियों की बड़ी तादाद चने समोसे खुद भी खाते हैं और घर वालों के लिए भी पैक करवा कर ले जाते हैं। इन चने समोसों को बच्चे, बड़े और खुसूसन खवातीन खाना पसंद करती हैं। इस सौगात की धूम दूर दूर तक है। कैमरा टीम की हमरा आसिफ साबरी, पब्लिक न्यूज, पिंडी घेप, अटक। पहले बेर फिर समोसे, यकीन करें सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया और नाजरीन भी जो है बड़ा इसको महसूस हो रहे होंगे। हरमीत, आप तो समोसों के बड़े शौकीन हैं और ख़ास तौर पे मुफ्त के समोसे तो आप छोड़, यकीन करो मुफ्त के समोसे में ये खाना भी खाया हो ना इसने, ये नहीं छोड़ता, इतना ये शौकीन है। याद है ना हरमीत लास्ट टाइम का? समोसे कौन नहीं खाता है? सब खाते हैं, लेकिन ये मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना। हाँ, क्या कह रहे हो हरमीत, प्लीज बताओ, कंटिन्यू करो हरमीत। मैं वजाहत पूछना चाह रहा है कि भाई मुफ्त के समोसे हरमीत बहुत खाते हैं। मैंने कहा मुफ्त के कौन नहीं खाता है? वजाहत तो जहाँ पे मैं देखे समोसे तो खाते हैं, समोसे तो खाते हैं, चटनी के साथ भी रोटी खा जाता है, इतना ये शौकीन है। हरमीत लास्ट टाइम समोसों के साथ चटनी बची, समोसे खत्म हो गए थे। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से आपसे आदत इसने जो है अपनाई है, आप भी अक्सर ऐसा करती नजर आती हैं। चले कोई बात नहीं, जब दिल को कुछ अच्छा लगे तो वो कर ही लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिंडी खेप के जो समोसे चने हमने दिखाए हैं, बड़ी तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से उसके स्टॉल आते हैं। आपने भी देखा है वजाहत किस तरह वहां पर वो मजे से खा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और अच्छा, पिंडी घेप के समोसे तो यकीनन इनकी एक इनफरादियत है और सारी दुनिया इनको पसंद करती है, लेकिन समोसे में ये कहता हूँ कहीं के भी हो, रमज़ान में हो तो हमारा दस्तरखान समोसों के बगैर अधूरा होता है। वेदर अच्छा हो, बारिश का मौसम हो तो समोसों के बगैर जो है वो मौसम हमारा जो है अच्छा नहीं होता। हरमीत, आप इस्लामाबाद में हो, ट्रेल्स हैं, लोग सुबह सुबह ट्रेल पर जाते हैं, इवन के ट्रेल्स के बाहर भी समोसे, पकौड़ों और चिप्स की दुकानें लगी होती हैं, वहां पर कैसा समा होता है? वैसे मुनीसे में अगर बात करूं ट्रेल 5 के हवाले से, मैं खुद भी जाता रहता हूं और आप जब आती हैं वजाहत से कभी कभार आते हैं तो वहाँ की तो एक चीज़ बड़ी मशहूर है, वहाँ के पकौड़े और गुड़ की चाय। मुझे तो वहाँ, मैं जब भी इवनिंग के टाइम में हमेशा वहाँ जाता हूँ। लेकिन हाँ, आप दोनों जब आएंगे ना तो यहाँ भी कमाल के समोसे मिलते हैं। तो इस बार जो है वो मेरी तरफ से होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि वो जाहिर बात है हरमीत, आपकी तरफ से नहीं भी होंगे तो मैं खिलाऊंगा वजाहत, आपको प्रॉमिस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बस आप लोग जब आए तो जज्बाती होकर, लेकिन समोसे मेरी तरफ से होंगे। ठीक है, जैसे आप कहें हरमीत। और वजाहत तो फिर तो अगर हरमीत कह रहा है तो फिर मेरा ख्याल है जल्दी ही जाना बनता है, इसके पहले कि इसका मूड चेंज हो और ये बात से अपनी हम पहले ब्रेक पर चले जाते हैं क्योंकि ब्रेक पर जाना भी बनता है। सो पिंडी खेप के समोसे आपने एंजॉय किए, बेर भी जरूर खाए, मौसमी फल है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे आपसे दीगर मौज़ूआत पर बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोहसिन भट्टी साहब। ही इज़ एन एंकर पर्सन, होस्ट एज वेल एज फूड एक्सपर्ट। A+ के नाजरीन भी हमें अभी देख रहे हैं। मैं आप सबको ये बता दूं कि खाने के शौकीन तो हम सभी होते हैं, अच्छा खाना खाना सभी पसंद करते हैं। और अगर बाहर जाना पड़ जाए घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो एक तरह से पार्टी का सा समा हो जाता है। दोस्त यार मिलकर बैठते हैं जब, तो एक रौनक अलग लगती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोग चीप खाना भी पसंद करते हैं। वो जो कहते हैं कि इतना ज़्यादा बिल बन जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो जो ठेले, स्टॉल्स और इस तरह की जगह छोटे छोटे दुकानें बनाई होती हैं, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। भट्टी साहब, पहले तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
मैं आपको ये बता दूं, ये वजाहत हैं, ये हमारे को होस्ट हैं, लेकिन हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लेकिन वजाहत की अगर मैं बात करूं बिलखुसूस, हरमीत आप भी सुनना, ये कोई भी ऐसी जगह नहीं मिस करता जहां पर चीज़ सस्ती मिल रही हो। तो भट्टी साहब मैं चाहूँगी कि आप इसको ये बताएं कि इस तरह की जगह पर जाकर पैसे बचाकर सेहत का क्या लॉस कर रही है वजाहत? इसका मतलब ये है कि आप तो फिर शवारमा भी खाते होंगे। शवारमा नहीं, वाकई बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा खाते हैं। मैं एक और गल करा, मैं आज ना तुसी इत्थे बैठे हो सैटरडे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करना चाहूंदा, वाकई बड़ा शवारमा दोनों जो आपके सामने बैठे ना, इनको दाता दरबार के सामने देखो, जहाँ पे सब्जी 250-300 रुपए की मिलती है, तो ये वहां पे खाते रहते हैं। अच्छा। तो इनको जरा बताइएगा कि सस्ती चीजों के पीछे नहीं भागते। दोनों को पहले तो इन दो हमारे दोनों भाइयों दोस्तों को बता देना, ये जो मुनीज़े और वजाहत है, कि भाई आसपास जो रेडियो लिखती है ना, ये चीजें सस्ती नहीं अच्छी नहीं होती। बड़ा शवारमा ज्यादातर कैसे बनता है? कैसे बनता है भट्टी साहब? पब्लिक और A+ के व्यूअर्स को भी बताएं कि अगर हम लाहौर की बात करें, अच्छा, तो लाहौर में तकरीबन 4000 ट्रक मुर्गी का रोजाना आता है। अच्छा। अब उस 4000 ट्रक में से हर ट्रक में कोई 15, 20, 25 मुर्गियां मुर्दा निकलती हैं। ये वो मुर्गियां होती हैं कि जिनके जिस्म पर कम होते हैं। अच्छा। अब रास्ते में मौसम की सख्ती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और उनके जो पर होते हैं वो इस वजह से कम होते हैं कि उनको कोई ना कोई डिजीज़ होती है। अच्छा। इस वजह से जब रास्ते में सफ़र में ठंडी हवा पड़ती है या शदीद गर्म हवा पड़ती है, तो उसकी वजह से वो मुर्गियां मर जाती हैं। लेकिन ये लोग उन मुर्दा मुर्गियों को ज़ाया नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ की जो ताजर बरादरी है, ये अपना प्रोडक्ट ज़ाया नहीं करते हैं, मुनाफा ज़ाया नहीं करते हैं, ये आवाम को ज़ाया कर देते हैं। की जान चली जाए। हाँ, अब वो जो मुर्दा मुर्गी हैं उनको 7 अप चिकन कहा जाता है। अच्छा। ठीक, या ठंडी मुर्गी कहा जाता है, ठंडी मुर्गी। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा। एक कोड वर्ड है उनका। अच्छा। ठीक, इनकी मंडी में अलहदा बोली होती है। अच्छा। अब मंडी में अलहदा बोली होगी तो ये मुर्गी बिक जाएगी 35 रुपए की, 40 रुपए की एक मुर्गी। अच्छा। ठीक, अब वो जो मुर्गी बिकेगी वो कहाँ जाएगी? वो आपके इस सस्ते शवारमे में चली जाएगी, वही जो आप खाते हैं, वाकई बड़ा शवारमा, उसमें जाएगी। अच्छा, अब आप जरा शवारमे की कंपोजिशन पे आ जाएं। अच्छा। कि शवारमा बनता कैसे है? शवारमा बनता है कि उसमें 100 ग्राम बोनलेस चिकन है। आजकल जो चिकन का रेट है वो है 350 रुपए किलो। ठीक, और उसमें अगर हम बोनलेस करवाएं तो वो तकरीबन 600 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक, तो 100 ग्राम बोनलेस चिकन का रेट हो गया 60 रुपए। ठीक, 60 रुपए बोनलेस का रेट हो गया। उसमें 8 रुपए की शवारमा ब्रेड। बिल्कुल। ठीक, 68 रुपए हो गए। फिर उसमें मसाले, जी जी जी, उसमें मसाले डलेंगे, उसमें मेयोनीज है, मसाले हैं, और को 5-7 रुपए के वो आ गए। फिर उसके बाद उसमें आ जाएं आपके उसमें स्टॉल का किराया है, लड़के की तनख्वाह है, एग्जैक्टली। अच्छा। 5-7 रुपए वो डाल लें, तो 80 रुपए का तो उसको घर कॉस्ट कर रहा है। वो कैसे 50 का दे सकता है? आपने बिल्कुल पता की बात की है भट्टी साहब, क्योंकि ये जो आवाम वहां जाती है स्टॉल्स पर जाकर, अगर देखते हैं 40 का शवारमा मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, तो कभी ये सोचने की भी जहमत नहीं की कि मुर्गी का रेट तो ये है ही नहीं, तो फिर शवारमा इतना सस्ता कैसे है? और अगर ब्रोस्ट की बात करें तो वो भी 250 तक का मिल जाता है ना, इतना तो एक मुर्गी का रेट नहीं है। आज भी आप मजांग में चले जाएं, समनाबाद में चल जाएं, अंदरून शहर में चल जाएं, बहुत से ऐसी जगहों पे, यहाँ बागड़ियाँ चल जाएं, टाउनशिप में चल जाएं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको जो ब्रोस्ट है, जो चरगा है, वो 250 रुपए में मिल जाएगा। मुर्गी 350 रुपए किलो है। कैसे इतने का मिल सकता? वो कैसे दे रहे हैं आपको? भट्टी साहब हरमीत से पूछ लेते हैं। हरमीत बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं इससे मुताल्लिक? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ भट्टी साहब, इन दोनों को ना ध्यान देना चाहिए, मेरे ये दोनों कुलीग जो हैं। लेकिन आपसे ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हम देखते हैं कि मुर्गियाँ जो है, जो मरी मुर्गियाँ, इनके हवाले से एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उनसे ऑयल बनाया जाता है, कि कुकिंग ऑयल, इसके हवाले से जरा बताइएगा। भट्टी साहब, जो मुर्दार या मरी हुई मुर्गियों से ऑयल भी बनाया जाता है, उसमें कितनी सदाकत है, वो क्या मामला है? अच्छा, उसमें ये होता है कि मुर्गियों से ऑयल नहीं बनता, क्योंकि मुर्गियों में फैट कंटेंट कम होता है। अच्छा। उसमें होता ये है कि जो मुर्दा जानवर होते हैं उनकी जो चर्बी होती है, उससे ऑयल बनाया जाता है।
ठीक, और वो ये कहते हैं कि ये साबन के नाम पे है, हम जहां पे उन्होंने यूनिट लगाए हुए हैं कि ये हम साबन वालों को देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब जब भी उन्हें फूड अथॉरिटीज़ ने छापा मारा है, हमने उन्हें चेक किया है, तो वो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग हैं जो साबन वालों को देते हैं, लेकिन जो ज़मीर फरोश लोग हैं उनके पास से ऐसे कतन कोई खाते बरामद नहीं होते हैं कि ये हम फलाने सोप मैन्युफैक्चरर को हमने इतने मन या इतने टन जो है उसको हमने सप्लाई किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो इधर ही जाता है। भट्टी साहब, आप खुद इन्वेस्टिगेशंस करते रहे हैं, इस तरह के मामलात से पर्दा चाक करते रहे हैं, तो बताएं कि कितने सामने आ चुके हैं और कितनों का कारोबार और धंधा बंद हो चुका है? देखिए, ये तो एक खैर और शर की जंग है जो अजल से जारी है, अब तक जारी रहेगी, और इस पे रोज कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये इनके पास कोई बड़ी मशीनरी नहीं होती है, कोई बड़े प्लांट नहीं होते हैं, छोटी छोटी लोकेलिटी में गुमनाम सी जगहों पे होते हैं। आज यहाँ से पकड़े गए हैं, कल कहीं तो और उनको कहीं और चल जाएंगे। तो जैसे जैसे मुखबरी होती जाती है, जैसे जैसे पता चलता जाता है, तो इनको वहां से बंद किया जाता है, इनके खिलाफ पर्चे भी दिए जाते हैं, और लेकिन बदकिस्मती से हमारे कवानीन कमजोर हैं। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह आपने बात की, छोटे ठेले वाले होते हैं या छोटे स्टॉल्स होते हैं जो जिनको आप उठाते हैं, वहाँ से गए कहीं और जाके लगा लिया, वहाँ पर फिर दोबारा बेचने लग गए। आपने तो खैर इस बारे में छापे भी मारे हैं, आपकी काफ़ी रिसर्च भी है इस पर। बड़े रेस्टोरेंट्स भी क्या इनमें मुलविस होते हैं, उनकी रेशो कम है उनकी निस्बत? अच्छा देखिए, जो बड़ा रेस्टोरेंट है ना, वो इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि एक तो यह है कि वो आपको ठीक ठाक प्राइस चार्ज कर रहा है, जो उसकी लागत है उससे 3 गुना प्राइस पे आपको वो खाना फराहम करता है। अच्छा, उनका बेसिक फार्मूला कॉस्ट पैटर्न ही ये है कि अगर उनको चीज 100 रुपए की कॉस्ट की है तो उन्होंने 300 रुपए की बेचनी है, तो इसलिए वहां पे मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा। और ये जो चीजें जाती हैं, ये मोस्टली जाती हैं कीमे की सूरत में। बिल्कुल, क्योंकि कीमे में सब मिक्स हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, वहां पे पता नहीं चलता है। भट्टी साहब, हरमीत शामिल गुफ्तगू होना अच्छा भट्टी साहब, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर हम देखें तो सालाना 1.5 लाख अमवात जो है पाकिस्तान में इसी नाक़िस खुराक की वजह से होती है। लेकिन चिकन की हमने बात की, गोश्त के हवाले से बात की, वो सारी वीडियोस भी आई हैं कभी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। लेकिन ये बताएं कि जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, उसमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं फ्लेवर के, मुख्तलिफ कलर्स के, वो कितने नुकसानदेह हैं, और वो उसके हवाले से थोड़ा सा बड़ा अहम मामला उठाया हरमीत ने। जानवरों की तो बात तो समझ आ रही है, लेकिन फलों और सब्जियों को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने, और उसमें भी इंजेक्शंस और केमिकल्स लगाकर उसके किया जाता है। देखिए, अभी कुछ दिन तक तकरीबन 3-4 हफ्ते में खरबूजे जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो खरबूजे को लगाए जाते हैं। क्यों, खरबूजे बीमार हैं? क्योंकि इनको लगाने वाले ज़हनी तौर पे बीमार हैं। अब खरबूजे को, क्योंकि बदकिस्मती से हम ये कहते हैं कि हम अफादियत नहीं देखते हैं, हम टेस्ट देखते हैं। इसी टेस्ट के चक्कर में ही हम मज़ेदार शवारमे भी खा लेते हैं, इसी टेस्ट के चक्कर में ही हम मुर्दार चीज़ें भी खा जाते हैं। तो यही टेस्ट हमें हर जगह मरवाता है। अच्छा, हम तो खाते हैं, लेकिन अब ये है, ये जब किसी को ट्रीट देनी होती है तो खुद तो खाती हैं, अपने आसपास कोलीग्स को, घर वालों को भी खिलाते हैं लोग। ये चीज़ है, सस्ते के चक्कर में हम। इसका तजुर्बा बोल रहा है, क्योंकि मैं इसको हमेशा ऐसी ही किसी छोटी मोटी दुकान पर ही लेकर गई। नहीं, ये मतलब हमारे हरमीत जो हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन इनका भी यही मामला है। वो कहते हैं यार वहाँ से ना वाकई बड़ा शवारमा मिलता है 60 रुपए का, तो क्यों ना हम 8 खा लेंगे। तो ये ऐसे पब्लिक में भी अवेयरनेस की जरूरत है। वजाहत हरमीत शहर इक़्तिदार में है, वो उसको वहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छी अच्छी जगहों पर जाता है खाना खाने। तो वहाँ पे भी ऐसी चीजें देख ली। जब लाहौर आता है तो फिर कहता है कि मैंने ऐसे वाकई बड़ा शवारमा खाना है, या इस तरह की कोई मामला। अब हम बात कर रहे थे खरबूजे की। अच्छा, खरबूजे में ये होता है कि हम चूंकि मीठा खाना चाहते हैं, और हम तकाजा भी यही करते हैं कि हमें शर्तिया मीठे चाहिए, और वो शर्तिया मीठे इसी तरह ही मुमकिन है कि अगर उसको खुद मिठास उसमें इंजेक्ट की गई हो। अब वो मिठास कैसे इंजेक्ट होती है, मैं बताऊं, उसके चक्कर में ना हम पहले जाते हैं खरबूजा फरोशों के पास, और जाके पहले काटो, फिर हमें चेक करवाओ ये मीठा है कि नहीं। वो बेचारे का तो खरबूजा तो कट गया ना, कट गया। अब उसको पता है कि मेरा खरबूजा बिकना नहीं है। हाँ। तो वो क्या करता है, वो उसको इंजेक्शन लगाता है। और इंजेक्शन किसके होते हैं? इंजेक्शन होते हैं जिसको हम सक्रीन कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर के। अच्छा। ठीक, ये बेसिकली जो सक्रीन होती है, ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको पंक्चर कर देती है।
और जब हम मुसलसल इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें बहुत सी आसाबी कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको उसके बाद सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए ये भी नहीं करते हैं कि नई सिरिंज लेके आए। अच्छा, कहीं से ही कूड़े के ढेर से भी सिरिंज उठा लेते हैं और वो सिरिंज वहां पे पड़ी हुई है और वहां पे और उसमें जर्म्स ऐड हो रहे हैं। और इसको आप पहचान भी बड़ी आसानी से सकते हैं कि आप इसको पहचानेंगे ऐसे कि कई बार आप खरबूजा खाते हैं तो वो एक साइड से मीठा होता है और दूसरी साइड से तीखा होता है। हाँ भट्टी साहब, मैं चाहूंगी हरमीत से पूछा जाए। हरमीत, अगर आप आने वाले वक्त में, मतलब जब खरबूजे का मौसम आएगा, खरबूजा लेने जाओगे, लेकर आओगे, वो अगर मीठा ना निकला तो क्या करोगे? यार ये जो है बड़ा पेचीदा सा सवाल है, देखना पड़ेगा ग्राउंड पे। लेकिन एक और चीज, जिस तरह फ्रूट्स की बात हमने की, चिकन और कीमे की बात हुई, तो एक और चीज पूछना चाहूंगा भट्टी साहब, सबसे बड़ा मसला क्या है? हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इश्तिहारात में आते हैं कि भैया आप डब्बे का दूध पियो और ये जो खुला दूध है ये ना पियो। लेकिन अगर हम जाते हैं तो उसमें भी कई सारी चीजें जो है, अगर खुला दूध है तो उसमें भी मसला है, जो डब्बे वाला दूध है वो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से एक वो भी हुई थी, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तब सुनवाई भी हुई थी। तो इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि ये खुला दूध और बंद डब्बे का दूध, इसमें क्या मामला होते हैं? साहब, खुला दूध और डब्बे का दूध क्या प्रेफर किया जाए, किसकी अफादियत ज्यादा है और कौन सा नुकसानदेह है? देखिए, दूध का हमारा बड़ा गंभीर मसला है। पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 20 से 22 अरब लीटर दूध चाहिए होता है। हमारी जो आबादी है 22 करोड़ आबादी, अगर हम 1 पाव दूध फी बंदा रोजाना दूध कंज्यूम करें तो हमें तकरीबन 22 अरब लीटर साल का दूध चाहिए। अच्छा, सही, ठीक। अब ये जो, जबकि हमारी पैदावार जो है वो है हमारी 10 अरब लीटर। अच्छा, अब वो जो 12 अरब लीटर का गैप है वो कैसे फिल होता है? वो सिंथेटिक दूध से फिल होता है, वो जाली दूध से फिल होता है। ठीक। अच्छा, अब उसमें ये आ जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि उस गैप को फिल करने के लिए सिंथेटिक दूध बनाते हैं। सिंथेटिक दूध कैसे बनाते हैं? कैसे बनता है? कि वेजिटेबल फैट मंगाई जाती है। वेजिटेबल फैट वो होती है जिससे बनास्पति घी बनता है। अच्छा, ठीक। 1 किलो वेजिटेबल फैट और 2 किलो खुश्क दूध का पाउडर। अच्छा, खुश्क दूध, ठीक। और वो भी मोस्टली स्किम्ड मिल्क होता है, यानी बगैर फैट वाला। अच्छा, ठीक। और इंपोर्टेड होता है। और बहुत सी जगहों से हमने ऐसा दूध पकड़ा है जो कि एक्सपायर था। अच्छा, ठीक। अब 2 किलो खुश्क दूध, 1 किलो वेजिटेबल फैट और 37 लीटर पानी, इससे ब्लेंड किया जाता है जैसे वॉशिंग मशीन की तरह की मशीनें होती हैं। अच्छा, और उससे 1 मन दूध तैयार होता है। अभी इसमें मैंने 1-2 केमिकल्स के नाम नहीं डाले हैं ताकि लोग इसकी रेसिपी देख के खुद से ना बना लें। ठीक। सही बात है। तो ये जो है, इससे आपने वो जो धंधा करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनको पूरी रेसिपी नहीं बतानी है। वैसे भट्टी साहब, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ पाकिस्तान में जिसको लाल तरबूज मुयस्सर आ जाए, मीठा खरबूजा मुयस्सर हो या खाली दूध, उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है। और हम तीनों मामलों में जो ना बदकिस्मत ही हैं। देखिए, आप फीका खरबूजा खा लें, आप उसमें जहर तो नहीं खाएंगे ना, उसमें बीमारियां तो नहीं लेके आएंगे, अफादियत फीका भी देगी। अब टेस्ट बस चस्के के लिए जो है ना अपने आप का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ये दूध आइडेंटिफाइबल है, जैसे आपने बता दिया खरबूजा तो आइडेंटिफाइबल है, लेकिन क्या दूध जो सही है और जो सही नहीं है, यानी खालिस है और एक नहीं है, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है? वो बिल्कुल है। उसके लिए ये करेंगे कि हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, उसमें दूध को हम घर पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसकी 3-4 निशानियां हैं कि जिसको घर पे आप चेक कर सकते हैं, वो किसी अलहदा प्रोग्राम करेंगे क्योंकि वो परफॉर्म करके बतानी पड़ेगी। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक पर चलती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप ब्रेक में मुझे वो टिप बता दें ताकि हमें भी पता चले कि हम लोग दुरुस्त या खालिस दूध पी रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पर आए, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा मदू करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके। तो वील बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर। Welcome back public. This special segment is brought to you by Coca-Cola और हम करते हैं चौकों और छक्कों की बात। कैसा रहा कल का मैच और कैसा होगा आज का मैच, इन सब पर बात करने के लिए इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच, कराची जीत गया,
और जो दूसरा मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि ये नतीजे आएंगे, और ये वो नतीजे जिसके लिए कोयटा ग्लैडिएटर तरस रही थी और मेहनत कर रही थी, लेकिन ये एक चेंज ओवर भी साबित हुआ उस रवायत के लिए जो चलती आ रही थी। जरा इस पर बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी विक्ट्री है एक तो उनके लिए, क्योंकि सारी टीम इसमें मुकाबले में आ जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल कोई विक्ट्री उनके नाम नहीं थी। और दूसरा ये था कि कोयटा जिस तरह हमने देखा बड़े 2-3 क्लोज मैचेस हारी, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था उनकी जीत के लिहाज से। और सबसे खुशाइन चीज़ स्पेक्टेटर के लिए ये है कि तमाम टीम एक तो हंट में आ चुकी हैं और चेस करने वाली जो रवायत थी वो भी कल टूटी है। उससे बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट लेवल हम जैसे लोगों का तमाम का नीचे जाता जा रहा था कि जो टीम चेस करती है वो इजीली मैच जीत जाती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि कोई टीम एटलीस्ट उसने उसको ब्रेक तो किया। अच्छा, वैसे शुरू में एक दफा तो कोयटा ग्लैडिएटर को भी लगा होगा, घूमते गए एक दफा नहीं, काफी दफा लगा। टॉस में ऐसे जब टॉस उन्होंने हारा होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले तो एक दफा फील आई होगी कि हार गए। इरफान, क्या हुआ? मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान ने भी बड़ा जबरदस्त प्ले किया और इसके बावजूद कहाँ आपको लगता है कि खामी रही मुल्तान सुल्तान में? मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर सबसे बड़ी साइड है, हमने हमेशा डेली बात कर रहे हैं कि वो सबसे पेपर में सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े नाम है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनके प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे। होता ये कि जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर और आपके लोकल प्लेयर जब खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है समटाइम, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। कई टीम्स का जल्दी हो जाता है, इनके मोस्टली प्लेयर डिफरेंट फ्रेंचाइज में खेलते रहे, इनके साथ आपस में कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं है। जैसे कराची के लड़के हैं तो 90% वो कराची के साथ ही खेल रहे हैं, लाहौर के लड़के हैं तो 80-90% वो लाहौर के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इस मुल्तान के साथ ऐसे नहीं है, काफी लड़के जो फर्स्ट टाइम इनके अंदर आए तो वो ऑब्वियसली ये होता है। कोई केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं कि उनकी वो नहीं मैच कर पा रही है, देखिए वो टीम वो होती है, एक बैलेंस्ड होती है चीजें। देखिए वो कॉम्बिनेशन बनने में जैसे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ होगी। कोचेस बहुत बड़े नाम है, एडी फ्लार उनके साथ है, मुश्ताक अहमद, अजहर महमूद, बहुत बड़े नाम है इनके पास कोचिंग स्टाफ के अंदर भी। बट ये होता है कि ऑन द डे ऑन T20 ऐसा छोटा फॉर्मेट है कि उस पर ऑन द गिवन डे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाता है, कोई ब्लो बाहर रहता है, तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते कि जी के। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनका कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते। जैसे सरफराज अकेले उधर से लोन वॉरियर के तौर पे नजर आते थे, इधर रिजवान नजर आ रहे हैं। तो ये टीम गेम है, चाहे T20 भी हो, आपकी टीम एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, सबको परफॉर्म करना पड़ता है, फिर आप गेम जीतते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर और जो उसके साथ मुल्तान सुल्तान का मैच था, इस जानिब तो आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले हम पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के 4s and 6s को देख लें, ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। तो ये तो थे 4s and 6s। क्या कहोगे इरफान, पेशावर ज़ल्मी कैसे हार गई, कहाँ लैग की, क्यों डिफेंड नहीं कर पाए? पेपर पर तो अच्छी टीम्स हैं। जी बिल्कुल, और उनका जो कॉम्बिनेशन ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है वो सबसे अच्छा हो रहा है। इसमें पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें, सबसे बड़ी डेंट उनको आपके कैप्टन की पड़ी। वहाब रियाज नहीं खेले, जो हमने देखा कि बैटिंग के अंदर भी उन्होंने एक मैच उन्होंने जिताया, और बॉलिंग लास्ट मैच में जो उन्होंने स्पेल किया 17 रन दे के 4 आउट किए थे, तो वो बहुत बड़ी रीज़न बनी उनको। ऑब्वियसली अभी तो एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, बट ये कि निगल शायद आए, उस वजह से वो नहीं खेले और उनकी जगह शोएब मलिक थे। तो मेरा ख्याल है कि उनके हारने की सबसे बड़ी वजह उनके जो प्राइम बॉलर, जो मेन बॉलर वहाब थे, वो नहीं थे, जिसकी वजह से उनको ये डिफेंड करने में प्रॉब्लम आई। अच्छा, तो क्या कहोगे इरफान, इमाद बट ने जो हिटिंग की, डैन क्रिस्टन उस पर उस तरह से सामने नहीं आ सके या परफॉर्म नहीं कर पाए, या आप ज्यादा देखिए ऑलराउंडर की बड़ी अच्छी लॉट हमारे पास आती जा रही है। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अमर यामीन पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस PSL में, उस तरह हमें नजर नहीं आए। ये सारे लड़के बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग तो ऑल करते हैं बट बैटिंग में बड़ा अच्छा ग्रूम होते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान को बहुत लंबे टाइम से इस तरह के ऑलराउंडर मिल नहीं पा रहे कि जो बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी पावर हिटिंग करें। जो चीज़ उन्हीं इसके हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इस PSL की ये है कि नया टैलेंट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और आप क्या समझते हैं कि जो यंग टैलेंट आ रहा है सामने, कौन से ऐसे नाम हैं जो फ्यूचर में आके ज़्यादा पाकिस्तान के बड़ा नाम बन सकते हैं? इसमें वजाहत हमने देखा कि PSL हमेशा बॉलिंग तो प्रोड्यूस करती है, बॉलर तो हमारे पास हर सीजन में एक आधा नाम ऐसा प्रोमिनेंट आता है, बैट्समैन नहीं आते। लास्ट सीजन में हमें हैदर अली की नज़र एक शुरुआत में नज़र आया, एक ऐसा बैट्समैन जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब सेकंड बैट्समैन भी हमें कल उस्मान की सूरत में नजर आया, जिसने उस्मान खान ने कोयटा की तरफ से आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पावर हिटिंग जब रिक्वायर्ड थी पावर हिटिंग की, और अपना पूरा वो एनर्जी लेवल दिखाया कि वो किसी भी तरह इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप एक आधी परफॉर्मेंस के बाद अपने डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। जो बड़ा प्लेयर बनता है वो अपने आप को ग्रेजुअली ग्रूम करता है और ऊपर लेता चला जाता है। और बैट्समैन के लिए फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉब्लम यही आता है कि हम बॉलर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैट्समैन नहीं आ रहे। लेकिन उस्मान पहले कहाँ था, इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक क्यों नहीं सामने आया था? देखिए ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि हर टीम का कॉम्बिनेशन होता है, आपके पास पहले
क्रिस गेल थे कुछ मैचेस के 80 अंदर स्कोर किया उसने जी, ऑलमोस्ट 81 किया उन्होंने। तो बात है कि उसमें पहले क्रिस गेल थे, अब वो नहीं है तो कैस को पहले ओपन करवाते रहे, फिर सरफराज ने एक मैच में ओपन की, तो टीम से कम्बिनेशन बनने में आपको लगता है कई दफ़ा। इसी तरह जो कैस थे उन्होंने पहले, उनको भी कल पहली दफ़ा चांस दिया, उन्होंने 3 आउट किए। तो ये हर चीज़ का कम्बिनेशन को देखना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि हम पहले कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के फॉल ऑफ विकेट्स देख लें, ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। अच्छा, इरफान के पास से खबर है जो कि हम पहले वो शेयर करना चाहते हैं कोविड के हवाले से। इरफान, व्हाट्स दैट? जी, आज पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि 3 मेन और प्लेयर को जो कल टीम्स के पार्ट थे, जो कल डबल हेडर हुआ, उनको कोविड आ गए और वो पॉजिटिव आ चुके हैं और आइसोलेशन में भेज दिया गया। 4 पहले थे, 3 अब आ गया। तो ये बड़ी एक पैनिक सिचुएशन बनती चली जा रही है। अब पीसीबी की एक मीटिंग तो होने जा रही है, देखें वो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अगर आपके न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि फॉरेन प्लेयर ने कहा हमने वापस जाना है, क्योंकि अगर आपके फॉरेन प्लेयर वापस चले जाते हैं तो फिर इस लीग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर तो ये है कि आप अपना डोमेस्टिक T20 खेल रहे हैं। वही बात जो हम कल भी कर रहे थे इरफान के, अगर इस मजीद प्लेयर्स में कोविड आ जाता है सामने तो हो सकता है ये मैच डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए। इस बारे में कुछ तो कहा नहीं जा सकता। हम फिल वक्त एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आने वाले मैच की बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। A+ के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पब्लिक भी हमें देख रही है, और वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तमाम को हम ये बता दें कि ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। PSL के साथ क्या होने जा रहा है, इस बारे इरफान ही हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। इरफान, कितने इम्कानात हैं कि मैच डिले हो सकता है? क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि वहाब ने अगर नहीं खेला तो उसकी भी क्या यही वजह हो सकती है? देखिए, जब तक उनकी PCB की तरफ से नाम सामने नहीं आ जाते, कुछ कहना हमारे लिए कबल वक्त है। बट ओबियसली ये तो उन्होंने बता दिया कि कल जो डबल हेडर हुआ है उनमें से 3, दोनों टीम में से 3 प्लेयर हैं जो कोविड का नए जो पॉजिटिव आया जिनका। अब देखना इसमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर पोस्टपोन होती है, कोविड का ये जो मामला चल रहा है यकीनन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो PSL जिस तरह यकीनन सारे शायकीन क्रिकेट जितने भी थे हमारे सफेद सारे इंतजार में थे, लेकिन अब देखते हैं हल्की फुल्की जो रौनकें थी वो दोबारा मानन होने जा रही हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कल हमने देखा पेशावर ज़ल्मी की टीम में कुछ तब्दीलियाँ की गई, तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि जाहिर बात है कि वो बड़े आगे जाके उन्होंने वो मैच भी हार दिया। तो क्या इसकी भी वजूहत हो सकती है और वहाब के ना होने की भी कुछ वजूहत है? क्योंकि वहाब की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा जो मुश्किल वक्त होता है तो वहां पे विकेट वो हासिल कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, हमने अभी बात की है कि पेशावर ज़ल्मी की हार की सबसे मेन वजह उनके कैप्टन का ना होना। कैप्टन और प्लस आपका परफॉर्मर भी हो जिसने आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आ रही हो, तो ओबियसली बहुत बड़ा उसमें डेंट तो पड़ता है। कोविड की जैसे हम बात कर रहे थे अमीर पाजी, वो यही कह रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर ये जैसे अभी 4 पहले थे, 3 अब मजीद आ चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ और प्लेयर्स अगर सामने आए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको पॉसिबल हो सकेगा कंटिन्यू करना। फिर आपको फॉरेन प्लेयर आपके वापस जाएंगे, फिर पोस्टपोन होगा और बड़ा एक क्योस और पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा हरमीत, आप ब्रेक से पहले एक सवाल करना चाह रहे थे इरफान भाई से, तो मैं चाहूंगा आप वो सवाल कर दें। हाँ, वो सवाल ये था कि इरफान भाई को ही करने थे ना। हरमीत आप सवाल कर दें, वो PSL का फ्यूचर क्या होगा और उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? वो मेरा ख्याल है हरमीत भूल गया। अच्छा, वो ये कहना ही चाह रहा था कि जिस तरह अगर खुदा ना खासा कोविड के केसेस में इंक्रीज होता है तो PSL का फ्यूचर क्या हो सकता है, आप देख रहे हैं? जी वही हम बात कर रहे हैं ना कि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सीन बनता जा रहा है। इसमें लैक की है मैनेजमेंट। आल दो के पहले जितने भी डोमेस्टिक हमारा सीजन हुआ, कोविड के सिचुएशन के अंदर PCB ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बट अभी इस दफ़ा वो लैक किए। इस चीज़ को उनको एडमिट भी करना चाहिए। फ्रेंचाइज ओनर जो थे वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे, वो अपनी एक्टिविटी करते थे। फिर आपके कुछ सेलिब्रिटीज आपने जो एज ए वो बैठाए होते थे डगआउट में, उनका भी ऐसा था कि वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे, वो रात को रिकॉर्डिंग करते थे, सुबह आके वो ग्राउंड में होते थे। फिर तीसरा जो चीज़ मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कि जो ग्राउंड के अंदर ग्राउंड स्टाफ है वो भी बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि अपनी घर में या रूटीन की एक्टिविटीज करते थे, वो ड्रेसिंग रूम में भी रहते थे। मेंबर्स में भी आइडेंटिफाई हुआ है जी, ये वो तो टीम के स्टाफ मेंबर में होगा ना, मैं ग्राउंड स्टाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर ने तो जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, ड्रेसिंग रूम में बैठना है। अगर वो उसके अंदर आपका जो ग्राउंड स्टाफ है वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उधर क्लीनिनेस कर रहा है या जो भी उधर टाइम स्पेंड कर रहा है,
तो वायरस तो ऑब्वियसली फिर आपका पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन चले इरफान, ये कहा जाए कि इसमें एहतियात जितनी भी ज्यादा की जाए वो कम है एक तरफ। हरमीत, मैं चाहूंगी पहले कि क्वेटा ग्लैडिएटर जीती है मुल्तान सुल्तान, क्यों ना हम क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के 4s और 6s अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। ये तो थे 4s and 6s ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। इरफान, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए क्वेटा ग्लैडिएटर की तो ऐसी क्या तब्दीली की कि फतह याब हो गए और सरफराज ने रवायत तोड़ी? देखिए, सरफराज जो है वो जितने भी कैप्टन है, मेरा मानना है कि सबसे सीजनड और सबसे वो रिफाइंड कैप्टन है। अब वो हार रहे थे कंटिन्यूसली, उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी थी, वो उन्होंने की। जिस तरह उन्होंने 2 बच्चे कहना चाहिए, बिल्कुल यंगस्टर को उन्होंने एज ए ओपन कराया, फिर किसी टीम ने इतना करेज नहीं की 3 स्पिनर के साथ जाना, और सेकंड इनिंग्स में खासतौर पे समहाउ थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर भी आ रहा था। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, बड़े डिसीजन लिए, और उन्होंने फिर अपनी जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि ये चीज़ थी कि हम आ रहे हैं, कोई डिफरेंट करना चाहिए, और बोल्ड डिसीजन लिए जो उनको पे ऑफ कर गए। इरफान, अगर हम दोनों टीमों की कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि मिडल जो ऑर्डर है वो उनका दोनों का बड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि रिजवान और सरफराज की परफॉर्मेंस तो कमाल की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कल हमने देखा कि उस्मान कादिर को नहीं खिलाया गया, हालांकि उनकी अच्छी बॉलिंग थी। फिर साथ में हमने ये देखा कि जो इमरान ताहिर साहब हैं उनको खिलाया गया, बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 2 विकेटें भी उन्होंने ली। तो क्या लगता है आपको कि दोनों को अपने मिडिल ऑर्डर पे अगर कम बैक दोबारा करना है, आना है, मैच जीतने हैं, तो कितना काम करना होगा? इरफान, वक्त कम है, मैं चाहूंगी आने वाले मैच पर भी अगर बात कर ली जाए, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दोनों टीम्स पेपर पर कहां स्टैंड करी है, इस पर भी रोशनी। जी, मैं दोनों को बताता हूँ। उसमें मुल्तान सुल्तान की लास्ट एक ही बात है कि उनकी बैटिंग ऊपर से परफॉर्म करी है, लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं कर रही। तो खुशदिल शाह नहीं उनका खास तौर पे परफॉर्म कर रहे, रिली रोसो नहीं कर पा रहे, तो उनको मिडिल ऑर्डर में कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, आज के मैच की बात कर रहे तो उसमें लाहौर कलंदर का जो कम्बिनेशन है वो बहुत लिथल होता चला जा रहा है। अच्छा। शुरू के मैचेस में थोड़े से वो ऑफ कलर नजर आए, ज्यादा डिपेंडेंट मोहम्मद हफीज पे थे, अब पूरी टीम जल नजर आ रही है और अच्छा कम्बिनेशन बनता चला जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड यंगस्टर पे बेस करती है, बट उनकी भी टीम का कम्बिनेशन बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ है। अच्छा। बट प्रॉब्लम उनकी भी 2-3 है, लैग करिए। जैसे हमने कल भी बात की कि शादाब को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, उनको अपना नंबर 3 का स्लॉट किसी मेन प्लेयर को देना पड़ेगा। और वो रवायत, उस बारे क्या कहेंगे? रवायत अब मेरा ख्याल है टूट गई है, एक अच्छा साइन आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि काफी रवायतें टूट, और कलंदर्स को पता नहीं क्या हो गया। चलो, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में किसका पलड़ा होगा भारी। इसके लिए तो शाम 7 बजे तक का इंतजार है। अभी के लिए हम सबको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।